सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि मेरा नाम भरत जयप्रकाश मीना है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 जो हाल ही में रिज़ल्ट आया था उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 85 मिला है। और यूपीएससी में ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था। लास्ट ईयर मुझे ऑल इंडिया रैंक 624 के साथ आईआरएस इनकम टैक्स मिला था। सो अपनी एक यूपीएससी जर्नी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ओके, आवाज़ आ रही है, ओके गुड। सो अगर मैं यूपीएससी जर्नी के बारे में आपको बताऊं तो 2019 में जून में मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था और अब लगभग मुझे 4 साल हो गए जिसमें मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे और 2 अटैम्प्ट में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। सो सबसे पहले अपन प्री की बात करते हैं। तो प्री में जैसा कि सब जानते हैं कि जीएस और सी सेट होता है, सबको अच्छे से पता है। इस बार जो तैयारी नहीं कर रहे उनको भी पता है। तो अगर जीएस की बात करें, जीएस को कैसे प्रिपेयर करें, तो जीएस में सिलेबस में बहुत ज़्यादा हमारे पास है नहीं कि सिलेबस में यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। बट अगर हम जो पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें और जो लिमिटेड टॉपिक्स है स्पेशली मेंस का सिलेबस देखें तो हम पाते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है और पीवाईक्यू है उससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें पूछ रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये सब हमें पता होता है। तो जीएस 1 में की तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जीएस में, क्योंकि उससे कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, कई बार ऑप्शन क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो इस वजह से वो पूछते हैं, कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो डेटा फैक्ट जो चीज़ें पूछती है वो भी आपको उनको याद करने में या फिर हम बात कर रहे थे जीएस को कैसे तैयार करें, जीएस की क्या स्ट्रेटेजी हो। तो जीएस में हमारे पास सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं, सिलेबस हमारे पास मेनली मेंस का ही, क्योंकि जीएस की 2-4 लाइन यूपीएससी ने लिखी है। बट पीवाईक्यू से जो है हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो आप जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में आप देखिए, पिछले 10-15 साल के आप अगर पेपर देखें तो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स वो पूछते हैं। अगर पॉलिटी इकोनॉमी में अगर मोटे मोटे तो 50 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, 90% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो आप उनको पीवाईक्यू के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है, कौन से टॉपिक्स लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अपने नोट्स को जो है धीरे धीरे कंसाइज कीजिए। आप जैसे भी आपके पास नोट्स है, पर्सनल नोट्स आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि रिवीजन आप उन्हीं के थ्रू कर पाएंगे। और अगर हम सी सेट की बात करें तो सी सेट में जनरली सी सेट में समस्या उन लोगों के साथ हो रही है जो मैथ्स और रीजनिंग पे ओवर डिपेंडेंट है, वो पैसेज नहीं करते हैं। अगर जो लोग पैसेज, मैथ और रीजनिंग तीनों सेक्शन को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनका हो रहा है प्री, उनको सी सेट में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बट हाँ कि मैथ्स का लेवल इस बार बहुत ही अलग था, मैथ्स और रीजनिंग का, तो थोड़ा इशू था इस बार कि कह सकते हैं कि बहुत ही टफ पेपर था अब तक का सी सेट का। तो उसके लिए ये कि जो लिमिटेड टॉपिक्स है, क्योंकि अभी भी कुछ क्वेश्चंस है, 10-15 क्वेश्चन है कि मैथ रीजनिंग के आप करने लायक है अच्छे से, और कोई भी कर सकता है, ऐसे क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग के। तो आप क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, पहले सी सेट का पेपर आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, और वहाँ आपको किस टाइप के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आपने कंसेप्ट आपने पहले पढ़ रखे हैं तो आप उनको जो है तैयार कीजिए, उनको टिक कर लीजिए, जिससे कि आपको अदर क्वेश्चंस जो आपने पढ़े नहीं है वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और पैसेज ज़रूर कीजिए, कोशिश करिए कि 25 से 30 के बीच पैसेज जनरली आते हैं, तो 20 प्लस आप पैसेज करिए, और एटलीस्ट 25-30 आप मैथ्स रीजनिंग के अगर मिला के कर देंगे, और ऐसे करके आप अगर 50 प्लस क्वेश्चंस करते हैं सी सेट में तो सी सेट में बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। बट ये ध्यान रखें कि स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, वो ऐसा नहीं करें कि आप सिर्फ पैसेज और रीजनिंग के भरोसे चले जाए एग्ज़ाम में, या फिर मैथ्स को छोड़ दे। आप किसी भी एक सेक्शन को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा सेक्शन टफ आएगा, कौन सा ईजी आएगा। तो आप पैसेजेस भी करें, मैथ्स भी कोशिश करें और रीजनिंग भी करें, तो इससे आपका सी सेट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और पी वाई क्यू सी सेट में भी आप देखिए, थीम पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पी वाई क्यू ही हमारे पास जो है, जो यूपीएससी हमें देती है, कि कोचिंग के टेस्ट हम कितने ही लगा लें कि हमें बहुत ज़्यादा आइडिया लगता नहीं है उनसे। बट पी वाई क्यू ऐसे है कि पी वाई क्यू एक तरीके से ब्रह्मास्त्र इस एग्ज़ाम के लिए, प्री हो या मेंस हो, हर जगह। एक क्वेश्चन आप लोगों ने जो पूछा है मेंस में ऐसे की तैयारी कैसे करें, तो ऐसे की तैयारी की अगर हम बात करें तो आपका जब सिलेबस आप जीएस का अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जो है ऐसे की तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऐसे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके
जीएस तैयार हो। दूसरा, आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि आप टॉपर्स की जो आंसर शीट है वो देख सकते हैं कि कैसे किसी टॉपिक को स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जिस टाइप के ऐसे आजकल आ रहे हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो है अमूर्त ऐसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एसेज को आप उनका क्रक्स समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उनका जो पूछना क्या चाह रहा है वो नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप बहुत अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्ट जो थीम क्या है, जो पूछना क्या चाह रहा है, उस चीज़ को आप समझिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे ऐसे। और ऐसे के लिए आप जैसे एथिक्स में अपन वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, छोटी छोटी कुछ स्टोरीज आप अपने पास रखिए जो कि ऐसे में आप लिख सकते हैं। 10 20 30 आप स्टोरी रखिए, अच्छे अच्छे कोट रखिए फिलोसोफर्स के, गांधी, बुद्धा, है ना, उन सबको आप इंक्लूड करिए। तो आंसर में एक वैरायटी लाइए आप ना। ऐसे के टॉपिक को समझने के बाद उसको एक फ्री फ्लो के तरह उसमें फ्लो रहे, आप ये ध्यान रखें, वो जीएस के आंसर की तरह नहीं हो जाए। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर जीएस की स्पेसिफिक अगर हम बात करें जीएस 1 2 3 और 4 की, तो जीएस 1 की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और इंडियन सोसाइटी है। तो सबसे पहले इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उस पर मुश्किल से 5 6 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो जीएस सोसाइटी के जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ऐसे टॉपिक्स, तो आप देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। महिलाओं से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप उन पे ऐसे पॉइंट्स तैयार रखिए, रेडीमेड पॉइंट तैयार रखिए जो बहुत ही कॉमन हो और हर जगह आप फिट कर सकें। सोसाइटी की जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, है ना, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को आप फिट करने की कोशिश कीजिए सोसाइटी में। और आप देखिए सिलेबस में जो वर्ड लिखे हैं ना, उन सिलेबस के उन्हीं चीज़ को यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप सिलेबस को अच्छे से देखिए और पीवाई को देखिए। उसके बाद किसी भी कोचिंग के आप नोट्स उठाइए और वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी जैसे इंडस्ट्री, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, तो ये टॉपिक जैसे। और सर नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी जो बार बार पूछती है, जैसे ज्योग्राफिकल फिनोमिना के, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, और सुनामी हो गया, वोल्केनो वगैरह हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली रहता है। इस बार जैसे टर्की में अभी देखा आपने कि बहुत बड़ा एक भूकंप आया, तो इसकी ठीक ठाक संभावना है कि वो इस बार पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने 21 में जो लैंडस्लाइड पूछा था, हिमालय और वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड आते हैं उनको कंपेयर करवाया था। तो प्री में तो जनरली उन्होंने इस बार पूछ लिया है जो पी वे वेस्ट वे वाला क्वेश्चन, मेंस में भी आने की संभावना है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी साइक्लोन आया विपर जो है, तो हो सकता है साइक्लोन एक बहुत ही फेमस, बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आप ज्योग्राफी को इस तरीके से तैयार किए, सिलेबस में जो वर्ड लिखा है ना, और आप देखिए जो लाइन किस थीम को वो बार बार पकड़ रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे अगर 21 तक बात करें तो कि उनमें इन्वायरमेंट से लिंक हो गया थे क्वेश्चन। तो आप देखिए ज्योग्राफी जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, रेनफॉल हो गया, ये कैसे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती है। अगर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पे ऑब्वियसली फॉरेस्ट होंगे, तो वहाँ की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट कैसे इम्पेक्ट होगा, उस चीज़ को आप लिंक करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप जो PYQ है उनको डेफिनेटली आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जो इस बार एक क्वेश्चन था कि ब्रिटिश के पास सेना की जो नंबर ऑफ जो आर्मी थी वो काफ़ी कम थे, जो आर्मी पर्सनल थे, और जबकि इंडियन जो किंग्स होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा थे, बट उसके बाद भी वो जीत जाते थे। तो क्या रीज़न थे उसके। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने कितने अच्छे से उसको समझा है, क्योंकि ये आपको किसी कोचिंग के नोट्स या फिर स्पेक्ट्रम में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। बट ये इधर उधर से एक एक दो दो पॉइंट करके आप गैदर करेंगे तो ये चीज़ें हो जाती है। बट लास्ट ईयर जैसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे कि जो कौन स्पेशली जो गांधी जी के मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पूछा था, तो वो सब अपन पढ़ते हैं जनरली जीएस में, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और आर्ट एंड कल्चर की आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आर्ट एंड कल्चर प्री के साथ साथ मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थीम रहती है जनरली आर्किटेक्चर, आर्ट फॉर्म्स उनके आसपास ही घूमती है, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। बट इसके लिए PYQ आप एक बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ प्रैक्टिस करेंगे ना मेंस में, टेस्ट में जो प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ एग्ज़ाम में आपको याद आती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर हम अब GS2 की बात करें तो GS2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो सबसे पहले IR की अगर हम बात करें तो IR में भी जैसे लिमिटेड थीम्स है, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबर्स।
तो इस बार इस थीम से श्रीलंका का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो हो सकता है अगली बार म्यांमार का पूछ ले, पाकिस्तान का पूछ ले और अफ़गानिस्तान का पूछ ले, क्योंकि ये देश न्यूज़ में रह रहे हैं लगातार, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग पे क्वेश्चन जनरली उनका आता है, या फिर रीजनल ग्रुपिंग का आता है। जैसे 21 में ऑकस का पूछा था उन्होंने, 22 में I2U2 पूछा है, इस बार सार्क और बिम्स्टेक का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी लिमिटेड चीज़ें पूछ रहा है और आप कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनसे कि आप दोबारा आप पूछ सकते हैं। ओके, सो ये आप जी IR में कर सकते हैं। रसिया यूक्रेन युद्ध के इम्पैक्ट एक टॉपिक जो है यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है कि जो डेवलप कंट्रीज है, स्पेशली P5 हो गया, चाइना, रसिया, यूके, तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इंडिया को कैसे इम्पेक्ट कर रही है, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए कि उनमें अगर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है तो वो इंडिया को इम्पेक्ट करता है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप जो है कि ये थीम पहले पूछ रखिए और यहाँ से क्वेश्चन बनने की कितनी ज़्यादा संभावना है उसको भी आप ध्यान रखें। दूसरी बात करें हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए या फिर किसी टीचर के नोट्स पढ़िए। सबसे बेस्ट रहेगा आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, बट आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हमेशा होनी चाहिए पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग में या फिर किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत नहीं हो। अगर पॉलिटी की आंसर राइटिंग की हम बात करें मेंस में, तो कंसेप्ट है ना, जैसे फेडरलिज्म पूछा है, संघवाद, तो आप संघवाद को डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है, फिर एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल एक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फिर GST काउंसिल, वो एक फिजिकल फेडरलिज्म की बात करता है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू दर्शा सकते हैं। दूसरा है कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है फंडामेंटल राइट, DPSP, उनसे आप लिंक कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से वहाँ से लिंक हो रही है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे एंटी डिफेक्शन एक्ट पूछ लिया तो 10th शेड्यूल का आप जिक्र कर सकते हैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग में। आप हमेशा जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एंटी डिफेक्शन काफ़ी बार पूछ रखा यूपीएससी ने, तो ऐसे टॉपिक्स पे आप ऑलरेडी रेडीमेड पॉइंट्स तैयार रखिए अपने, कि रेडीमेड पॉइंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। और कैसे किसी इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको इंट्रोडक्शन कैसे करना है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। आप रेडीमेड बना सकते हैं। जैसे अगर 10th शेड्यूल मेरे से पूछे तो मैं करूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में जो है इसका मेंशन किया गया है और इसका जो पर्पज़ क्या है कि जो डिफेक्शन को रोकना, कि जिससे कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। तो ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो बॉडी में जो चीज़ उन्होंने पूछी है उसको लिखिए। फिर आप जो एंड कैसे करना है, जैसे फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म की बात आती है तो फेडरलिज्म में समस्या पॉलिटी की वजह से आती है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो आप उसको दिखाइए, व्यवहारिक रीज़न है इसका कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है हमारी पॉलिटी को। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए और उसका जो फ्यूचरिस्टिक कैसे हो कि जो आपस में कोऑपरेट करे। अगर कोई इंटर स्टेट डिस्प्यूट है तो वो जैसे जोनल काउंसिल हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, उसके थ्रू हम जो है बातचीत करें जिससे कि समाधान निकले। क्योंकि संविधान या फिर जो लॉ है उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें लिखी है कैसे होगी, बट जो प्रोसेस है वो पॉलिटी डिसाइड करती है। तो उस चीज़ को भी आप जो है दिखाने की कोशिश कीजिए। एक जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट, जो गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में आप ये देखिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, बट और यूपीएससी उन्हीं चीज़ों को पूछती है जो न्यूज़ में रहती है, स्पेशली करंट यहाँ से ठीक ठाक आता है। जैसे NHRC, CBI न्यूज़ में रहते हैं। CBI 21 या 22 में उन्होंने पूछ लिया था। NHRC में जब चेंजेस हुए थे तब NHRC पूछ लिया था। और अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन में लगे इशूज चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में इस बार पूछे। तो आप ऐसे टॉपिक्स पे हमेशा कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं इनके, वो आप पहले से अपने नोट्स में तैयार रखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़े जब भी आप आंसर स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट GS2 में है वो है सोशल जस्टिस। सो सोशल जस्टिस की आप तैयारी, सोशल जस्टिस में जो है रिजर्वेशन की बात आती है या फिर वुमेंस को लेकर इश्यूज़ की बात आती है, तो आप उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी से आप उसको लिंक कर सकते हैं। ओके, हेल्थ एजुकेशन की बात आती है तो कोई रिपोर्ट का आप जिक्र कर सकते हैं। हेल्थ सिस्टम में क्या समस्या है उसको डेटा फैक्ट के साथ जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है इम्पैक्टफुल तरीका रहता है। और एजुकेशन में जैसे कोई रिपोर्ट आई हो, एसर की रिपोर्ट आती है या फिर यूनेस्को की कोई रिपोर्ट आती है, जो जो पीसा जो एक एग्ज़ाम होती है यूनेस्को लेती है, तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप एजुकेशन में क्वेश्चन है और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र जो है आंसर में नहीं करते हैं
तो आपका आंसर एक तरह से इनकम्प्लीट होगा। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर अब हम बात करें GS3 की, तो GS3 में हमारे पास एनवायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, और इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये मेनली 4 सब्जेक्ट है, और सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट ये है। तो अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी पूरी करंट से चलती है। इकोनॉमी को चीज़ें कैसे इम्पेक्ट कर रही है उस चीज़ का ध्यान रखें आप। और इकोनॉमी में किसी भी क्वेश्चन को आप इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई डेटा फैक्ट उसको इकोनॉमी के आंसर में हमेशा ध्यान रखें कि आप डेटा के साथ उसको वेरीफाई करें, क्योंकि इकोनॉमी हम क्या सोचते हैं उससे नहीं चलती, इकोनॉमी डेटा से चलती है, कंसेप्ट से चलती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इकोनॉमी में जैसे एग्रीकल्चर वाला सेक्शन, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, तो आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है और उसके कुछ डेटा इकोनॉमिक सर्वे का वहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं कि जीडीपी में क्या जो है उसका वैल्यू है, जीडीपी में कितना योगदान है, जीवीए में क्या योगदान है। तो उस चीज़ को आप जो है दर्शा सकते हैं अपने आंसर्स में। अगर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो वहाँ बहुत लिमिटेड थीम है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही फेवरेट थीम है, पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो इन पे आप रेडीमेड पॉइंट तैयार रखिए, आप PYQ देखिए और वो देखिए आप किस प्रकार से थीम रिपीट हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर तैयार रखिए। डेटा फैक्ट रिपोर्ट का आप मेंशन करें। और जैसे पंचामृत हो गए, सरकार क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो आप पंचामृत वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है ना, एग्रीकल्चर में जो एमिशन है उसको रोकने के लिए क्या कर रही है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, उनका भी आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर लगे। अगर अब हम बात करें इकोनॉमी, अब साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक में हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड जो है चीज़ें लिखी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो आप देखिए इनमें कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। जो जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप इस बार पूछा, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, स्पेस प्रोजेक्ट अगर हम बात करें लगभग 10 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट है, और इससे स्ट्रॉन्ग कोई हमारे पास अभी तक टेलीस्कोप है नहीं। तो आप देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को टाइम मशीन भी कहा जा रहा है। हबल टेलीस्कोप के बाद ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप के बाद 80s 90s में हबल टेलीस्कोप जो है नासा ने लॉन्च किया था, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले जूनो मिशन UPSC पूछ रखी है 18 में, तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इसके आने की संभावना थी। तो आप ऐसे कर प्रेडिक्ट की कोशिश करें। और बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ भी टेक्नोलॉजी है ना, तो अपन को टेक्नोलॉजी का जो अंदर टेक्नोलॉजी में नहीं घुसना, उसकी बजाय सिलेबस में सीधे सीधे लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ में है, उन सब चीज़ों को आप तैयार रखिए, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड चीज़ें उन्होंने पहले भी पूछ रखी है और बार बार पूछेंगे। इस बार वैक्सीन का क्वेश्चन आया था, वैक्सीन कैसे कैसे बनाते हैं, तो वैक्सीन एक बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन ही होगी। और वैक्सीन कोविड की वजह से लगातार न्यूज़ में थी, अलग अलग तरीके से हम देख रहे थे कैसे वैक्सीन बनती है, कोविशील्ड कैसे बनाई है, कोवैक्सीन कैसे बनाई है। तो एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से आप थोड़ा खुद से भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, और सिलेबस से जो चीज़ जितनी ज़्यादा लिंक हो रही है, जितनी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप उस चीज़ को भी जो है ध्यान रखें। अगर अब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत फेमस टॉपिक है, तो UPSC हर दूसरे साल पूछता है। तो आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई FATF की रिपोर्ट है, FATF का जिक्र ज़रूर करें। कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था अभी अभी एक एक्ट को लेके, ED की पावर क्या है, कौन इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एजेंसी है, FCRA और फेमा एक्ट है, उन सब के बारे में आप लिखिए। तो ओवरऑल करें डेटा फैक्ट, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है देश की इकॉनमी को इम्पेक्ट कर रही है ना, उससे निपटने के लिए क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे सरकार ने क्या किया है, तो उन सब चीज़ों को आप दिखाने की कोशिश कीजिए। ओके। अब अगर हम बात करें GS4 एथिक्स की, तो एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है अगर आपको समझ में आ रहा है, और एथिक्स में आपको इनोवेशन का भी अच्छा खासा चांसेस रहते हैं। तो एथिक्स में सबसे पहले जो आप एक काम कर सकते हैं, एथिक्स का सिलेबस देखिए, और एथिक्स में जो जो कीवर्ड है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का उसमें बात की गई है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, तो इन सब वर्ड की आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके। जहाँ वैल्यूज़ की बात की, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी है ना, नॉन पार्टीसनशिप, तो इन सब वैल्यूज़ की क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो टॉपर्स की आंसर शीट है वहाँ से जो है देख सकते हैं। और इनके रेडीमेड जो है आप एग्जाम्पल्स अपने पास तैयार रखिए, कौन कौन से अच्छे एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल एथिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल के ही मार्क्स मिलते हैं। तो और छोटी छोटी स्टोरीज आप जो है दिखाने की कोशिश कीजिए। इस
जो डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, इसके बाद कोई अच्छे कोड्स आपके पास उस वैल्यू से रिलेटेड, या जो थीम है क्वेश्चन की उसको आप एक्सटेंड करना चाहे कोई कोड के थ्रू, कोई फिलोसोफर आप अगर ऐड करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा गांधी, बुद्धा, महावीर स्वामी, इन सब के बारे में जो है पंचा, जो जो क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग वगैरह, ये सब अगर वैल्यू से लिंक होते तो आप इनको लिंक कर सकते हैं। गीता, महाभारत, कुरान, है ना, इन सब चीज़ों को भी जो है आप, इनका कोई रेफरेंस अगर बनता है तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो वैल्यूज़ के क्वेश्चन है वहाँ पे आप जैसे कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, इनके छोटे छोटे दोहों का मेंशन कर सकते हैं। संस्कृत के कुछ श्लोक जो है आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ करता था, जैसे परोपकार की बात आएगी तो परोपकार है पुण्य है, पापा है पर पीड़नम, है ना, इस टाइप के छोटे छोटे श्लोक, लेकिन आप यूज़ भी कर सकते हैं। उससे क्या आंसर बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता है। ओके। दूसरा, जीएस जो एथिक्स वाला पेपर, उसमें केस स्टडी 120 नंबर की आती है। तो केस स्टडीज़ को कैसे, एक तो केस स्टडी का क्या है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो केस स्टडी के फॉर्मेट के लिए आप, जो जनरली मैंने किया था टॉपर्स के आंसर शीट, वही टॉपर किस टाइप की केस स्टडीज में कैसे फॉर्मेट बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने विशाखा यादव मैम की जो है आंसर शीट देखी थी, कॉपी देखी थी। तो आप भी देख सकते हैं उनके आंसर शीट। और केस स्टडीज़ के लिए जैसे बहुत, केस स्टडी में क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उसको भी जो है आप टॉपर्स के आंसर शीट देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो है, कैसे ये उस थीम को फॉलो कर रहे हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है इस केस स्टडी में ना। तो आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके। अब अगर आप मेंस ऑप्शनल की बात करें तो मेरा ऑप्शन हिंदी लिटरेचर था। और अगर उसकी तैयारी की बात करें तो दृष्टि के नोट्स आते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और PYQ के माध्यम से जो है आप बहुत ही जो अपना जो मटेरियल है उसको कंसाइज कर सकते हैं। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करिए मेंस की बहुत ज़्यादा, जिससे कि आप, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में आप जो लिख रहे हैं ना आंसर में, वही चीज़ एट द एंड आपको याद आती है फाइनल एग्ज़ाम में भी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप, और सिलेबस को ध्यान रखिए। जो चीज़ें पहले पूछी गई है या फिर थीम रिपीट हो रही है ऑप्शनल में भी, जैसे हिंदी में जो पेपर 1 है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली एक बुकलेट आती है उसमें 10 की 70-80 क्वेश्चन है, तो आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि GS1 में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। और GS2 में व्याख्या वगैरह पहचानना एक बहुत टफ टास्क होता है, तो उसके लिए हो सकता है आप जो बुक वगैरह है उनको आप या तो खुद से पढ़ लीजिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट व्याख्या या फिर इम्पोर्टेंट जो गद्यांश या पद्यांश है उनको आप देख लीजिए एक बार। अगर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो इंटरव्यू को लेके बहुत सारी जो भ्रांति आए, तो कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी से जनरली लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, है ना। जो एक्सटर्नल जो लोगों को दिख रहा है जनरली, पर्सनैलिटी वही नहीं होती। जनरली लास्ट ईयर जैसे मेरे 146 मार्क्स आए थे, और मुझे लगता था कि यार इंटरव्यू की अब कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स है, इसको कैसे बढ़ाए। तो आप इंटरव्यू के लिए ये कर सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जनरली सब लोग देते हैं, मॉक इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू दीजिए, बट बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू जो फीडबैक आता है उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस न लें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू का माहौल जो रहता है और UPSC का जो माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं जनरली मॉक्स में बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। जनरली क्या होता है कि मॉक इंटरव्यूज़ में कैमरे लगे होते हैं, और क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, कोचिंग वाले के व्यूज़ आ जाए, उनका पब्लिसिटी हो जाए, तो उस चीज़ से आप बचें। और ऐसी जगह मॉक देने का प्रयास करें जहाँ रिकॉर्डिंग न हो, या फिर जहाँ यूट्यूब पे जनरली न डाला जाए तो अच्छा रहेगा मुझे लगता है। क्योंकि ये चीज़ जब हम मॉक दे रहे होते हैं, हमारे पास सामने कैमरे दिख रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारी जो हम हमारे आंसर्स को जो है इम्पेक्ट करती है। ओके। सो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, जो दोस्त आपके इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ आप जो है मॉक इंटरव्यू कीजिए। मिरर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि आप खुद किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके आंसर कर रहे हैं, और आंसर बेटर कैसे हो सकता है ना, और आंसर देने में क्या प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है, उस चीज़ पे आप जो है तैयारी कीजिए। अगर आप सोर्सेज या बुक लिस्ट के बारे में बताऊं तो जनरली ये है कि मैं सोर्सेज और बुक लिस्ट जो है बहुत सारे टॉपर्स ने ऑलरेडी बता रखी है, और मैं अलग अलग जनरली सबकी जो है बुक लिस्ट और सोर्सेज सेम ही है, कुछ जो है डिफरेंट है, बट उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी टीचर के नोट्स उठा लीजिए, वहाँ से 80 to 90% जो है क्वेश्चंस या फिर चीज़ें वहीं से पूछ रही है UPSC, और हर बार यही हो रहा है।
बट क्या है कि हम बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट या सोर्सेज इकट्ठा करने के चक्कर में उसको सही से नहीं पढ़ पाते। तो रिवीजन कीजिए आप जो भी आपके सोर्सेज है उसको, क्योंकि 80 to 90% चीज़ें वहाँ से आ रही है। अब आपको ये करना है कि उसमें से 40 to 50% आप आउटपुट ले पा रहे हैं नहीं, उसके लिए आप रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको जो है रिजल्ट आए आपका। ओके, क्योंकि बुक लिस्ट वगैरह लिमिटेड है, जो सब बताते हैं वही बुक लिस्ट सबकी रहती है, मेरी भी वही थी। जो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि मैं आपको बहुत अलग से बता पाऊँ। ओके, आंसर राइटिंग के लिए जो है मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया था कि अदर कोचिंग की भी मैं देता, दृष्टि की भी मैं देता, बट विजन का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा होता है अदर कोचिंग्स की बजाय। तो फीडबैक, आप उस फीडबैक को सीरियसली लीजिए, और जो फीडबैक है आप कोशिश करिए कि वो मिस्टेक से वो बार बार रिपीट ना हो, जिससे कि आंसर राइटिंग आपकी बेटर हो। और आंसर राइटिंग में आप कोशिश कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनमें आप रेडीमेड पॉइंट्स आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आप टाइम में पेपर वो कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिले। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी बार इसको मेंशन कर चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से पता लगता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, और उनसे ही, क्योंकि और वो क्वेश्चन ऐसे होता है जनरली कि पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं किसी टॉपिक से पिछले 10 साल में, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो उन्हीं से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आता है। तो इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ आप बहुत सीरियसली प्री और मेंस दोनों के लिए देखिए, और वहाँ से आप देखिए कि प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए प्री और जो PYQ है। ओके, अगर PYQ की अगर बात करें एनालाइज कैसे करें PYQ को, तो एनालाइज करने के लिए आप कहीं जो है कोचिंग या फिर मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुकलेट है जो अवेलेबल है, आप उनका उनका जो है हेल्प ले सकते हैं उससे, या फिर गूगल आजकल एक परमानेंट सोर्स है जिससे कि आप ले सकते हैं। अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग का ये है कि कोचिंग, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोचिंग की थी, बट मैं जनरली लोगों को जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोचिंग नहीं करें, क्योंकि जब आप कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग होने के बाद आपको फील होता है कि यार कोचिंग नहीं करनी थी। क्योंकि कोचिंग में एक तो स्पेशली हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कोचिंग में। 15 से 18 महीने आपके लग जाते हैं, तो आपका जो मोटिवेशन है, जो जोश है, वो तब तक ख़त्म हो चुका होता है। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि आप कोचिंग नहीं करें तो बेटर है, और सेल्फ स्टडी से अगर आप काम चला सके तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ओके, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 1 मिनट क्या होगा यार। अगर कोचिंग की, अब सॉरी, लास्ट क्वेश्चन जो था UPSC कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सो कोचिंग से ये है कि आपको एक कोचिंग आपको गाइड कर सकती है, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर लोग अभी अगर लिस्ट उठा के देखें तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, प्रॉपर कोचिंग नहीं की है। ऐसा हो सकता है उन्होंने मॉक इंटरव्यू दी हो, मॉक टेस्ट दी हो, तो ये तो लगभग सब लोग देते हैं, बट आधे से अधिक लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ, क्योंकि आप कोचिंग करने के बाद आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, बट आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कोचिंग के बाद, आपने जो मेहनत की है वो आपका रिजल्ट डिसाइड करती है। तो कोचिंग, मेरा जो अब जो मैं सजेशन रहता है मेरा पर्सनली, कि अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सके तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज है तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं। ओके, अगर टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्री और मेंस दोनों में, क्योंकि प्री में कई बार ऐसा होता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है टेस्ट सीरीज से आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का एक क्वेश्चन था, वेव 3.0 का क्वेश्चन था, तो वो बीजन के टेस्ट सीरीज में था, जहाँ मैंने गलत किया और वो मुझे फिर एग्ज़ाम में सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में मैंने पहले भी कहा कि आप जो चीज़ मेंस में किसी क्वेश्चन में लिख रहे हो, मेंस में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, जो पॉइंट आपने लिखा है टेस्ट में वही पॉइंट आपको वहाँ याद आता है। अब NCERT का एक क्वेश्चन है, UPSC में NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। तो NCERT बेसिक बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट UPSC में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी NCERT पढ़ सकते हैं, किसी टीचर के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं, किसी कोचिंग के, या फिर स्टैंडर्ड बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है कि NCERT पढ़ना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, लेकिन आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप NCERT एक बार देख सकते हैं। स्पेशली ज्योग्राफी का जो है मैंने पूरा कम्प्लीटली NCERT से किया था, तो
बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी कैसे पढ़े। सो एनसीईआरटी कैसे पढ़े, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे ज्योग्राफी की मैंने 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो मैं क्या करता, जैसे कोई टॉपिक उठा लिया मैंने वाटर रिसोर्सेज, तो 9th की एनसीईआरटी में पहले उस टॉपिक को पढ़ा, फिर तुरंत 10th की में पढ़ा, उसके बाद 11 12th में पढ़ा, जिससे कि वो टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, पहले 9th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, उसके बाद 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की, तो क्या कि एक वो रिवीजन सा नहीं हो पाता। लेकिन अगर एक साथ पूरी पढ़ते हैं, जैसे टॉपिक वाटर रिसोर्सेज पढ़ा 9th, फिर 10th 11 12, तो उससे हमारे जो एक नॉलेज बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड, तो इसके लिए आप देखिए न्यू ही ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस न्यू से भी आ रहे हैं, ओल्ड से भी आ रहे हैं। अब सरकार ने अगर एनसीईआरटी को अपडेट किया है, न्यू एनसीईआरटी है, तो कुछ रीज़न रहा होगा ना उसका। तो कोशिश करिए कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं ओल्ड भी, तो ये आपके मैं डिस्कशन पे छोड़ता हूँ कि आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना चाहें, बट न्यू एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है, मेरा तो ये मानना है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम वाले लोग के साथ समस्या रहती है, कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर नहीं है, स्पेशली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में समस्या है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने किया था कि जब तक मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, तब तक मैंने सिर्फ विज़न आईएएस की मैगजीन जो है, उसके अलावा कोई मेरा सोर्स नहीं था। क्योंकि विज़न की मैगजीन एक सफिशेंट है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सारे रिसोर्सेज का कंपाइलेशन उसमें होता है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसमें होते हैं। अगर करंट अफेयर्स जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, जो करंट सब्जेक्ट है उनके पढ़ने होते हैं, तो आप जब भी पढ़ लो तो आप अपना नोट्स जो है करंट का, स्पेशली स्टैटिक का, जैसे पॉलिटी का, आप अपने नोट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद आप, जैसे अभी ये बात करें तो मई तक की जो है मैगजीन आ रखी है विज़न की, तो आप जनवरी से उठा के मेन मई तक की जो है पॉलिटी का सेक्शन एक साथ पढ़िए, जिससे कि आप स्टैटिक के बाद अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और करंट को लिंक करने में जो है समस्या नहीं होगी। और जितनी बार आप स्टैटिक अपने नोट्स पढ़ें, साथ साथ करंट अफेयर्स को भी पढ़िए, जिससे कि करंट अफेयर्स का रिवीजन होता रहे और आपको लिंक करने में कोई समस्या नहीं हो। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। जनरली 1.5 साल का सफिशेंट रहता है। जैसे जो लोग चॉइस में अटैम्प्ट देंगे तो मई एंड में जो है चॉइस वाला प्री होना है, तो आप जनवरी 2024 से लेके जब एग्ज़ाम है तब तक का आप करंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है उससे पुराने आते हैं, बट उसका कोई लिमिट नहीं, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में या फिर कहीं लिखा नहीं है कि आपको कितना टाइम का पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2-3 साल पुराने भी टॉपिक उठा के पूछ लिए, बट एक लिमिट है कि आप जनरली पिछले 1.5 साल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 80 to 90% करंट क्वेश्चन वहीं से होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया। तो न्यूज़पेपर जनरली मैंने पहले भी कहा कि इंटरव्यू जब मेरा आया तब मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। उससे पहले विज़न की मैगजीन जो है उसी का बार बार रिवीजन किया और उसी को मैं पढ़ता था। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें बहुत नई नई चीज़ें होती है, तो अपन को पता नहीं होता कि यार कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो मेरे पास रिसोर्सेज था कि टेलीग्राम चैनल है बहुत सारे, जो ये बताते हैं कि आज कौन कौन से जो है आर्टिकल इंपॉर्टेंट, जैसे बाजीराव एंड रवि का टेलीग्राम चैनल था, तो वहाँ वो इम्पोर्टेंट चाणक्य का था, तो वो इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल आए हैं, जो भी न्यूज़ है, ये जो अपनी एग्ज़ाम से लिंक है, वो डेली वो डालते थे इंडियन एक्सप्रेस हिंदू का, तो आप वो देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ें। ओके, यूपीएससी में मैगजीन कितनी इम्पोर्टेंट है। मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली योजना और कुरुक्षेत्र वगैरह के लोग कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता, मैंने कभी पढ़ी नहीं है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। बट विजन की मैगजीन सफिशेंट है, क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड सोर्सेज के साथ तैयारी करनी होती है। बहुत ज़्यादा नॉलेज का गेम अब यूपीएससी रहा नहीं है। आपने जितना लिमिटेड नॉलेज है आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है आप मैक्सिमम आउटपुट लाने का प्रयास कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें लिए मैगजीन बहुत ही सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के लिए। उसके अलावा आप कोई सोर्स फॉलो नहीं करें। अब मैंने कौन कौन से मैगजीन्स को फॉलो किया तो मैं बता चुका हूँ आपको। विजन आईएएस की मैगजीन जो है मैंने फॉलो करा। मैगजीन कैसे पढ़े, इसके लिए आप पहले स्टैटिक पढ़िए, उसके बाद जो जैसे सपोज आपको चॉइस में एग्ज़ाम देना है तो जनवरी से लेकर अब तक का उसको एक साथ पढ़िए, जिससे कि आपको करंट को लिंक करने में समस्या नहीं हो। आपने यूपीएससी तैयारी की शुरुआत कैसे और कब की। तो जनरली यूपीएससी काफ़ी लंबे टाइम से एक दिमाग में था, एक चाइल्डहुड ड्रीम था, तो वो यूपीएससी का था।
और मेरी कॉलेज IIT ISM धनबाद से ग्रेजुएशन के बाद से मैंने स्टार्ट कर दी थी। 2019 से मैंने स्टार्ट कर दी थी। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसका कोई एक फिक्स आंसर है नहीं कब से स्टार्ट करनी चाहिए, बट जो जनरली मैंने फील किया है या फिर कई और लोगों से मैंने बात की है, तो सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कीजिए। क्योंकि यूपीएससी अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो रहे हैं, तो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बहुत सीरियसली 3 अटैम्प्ट दीजिए। अगर 3 अटैम्प्ट में आपका फ्री भी नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोशिश करनी चाहिए और आगे। बट ये है कि यूपीएससी की तैयारी आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें और 1.5 से 2 एटलीस्ट 2 साल आप बहुत ही सीरियसली डेडिकेशन के साथ यूपीएससी को दीजिए, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आएगा। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की, तो इसका कोई लिमिट है नहीं कि आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो, बट ये है कि ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में निकलता था, लाइब्रेरी में निकलता था। जो डेली खाना पीना ये सब करने के बाद जो भी टाइम था वो जनरली उसमें पढ़ाई में निकलता था। बट ये है कि आप घंटे गिनने की बजाय आप सिलेबस को ध्यान रखिए कि और टारगेट बनाइए कि मुझे नेक्स्ट 7 दिन में इतना सिलेबस करना है, नेक्स्ट 15 दिन में इस सब्जेक्ट का इतना रिवीजन करना है, और उस टारगेट को आप बना के चलिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने घंटे पढ़ाई किए। क्योंकि जनरली आप टाइमर लगा कर नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो कितने घंटे एग्जैक्ट पढ़ाई की है तो बताना ठीक भी नहीं होगा, और ना कभी ऐसा किया है कि घंटे लगा के पढ़ाई की है। तो आप सिलेबस को ध्यान रख के पढ़ाई कीजिए। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन अगर मैं बात करूँ तो एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है गांव में, जो स्पेशली लोग रूरल बैकग्राउंड से, तो एक सोशल प्रेस्टीज का भी जो एक क्वेश्चन होता है यूपीएससी, और कहते हैं ना पेरेंट्स का नाम रोशन हो जाता है, आपकी एक लाइफ अच्छी होती है, तो वो सब चीज़ें थी जो मोटिवेशन था। और हमेशा से सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप भी जो है रील से मोटिवेट होने की बजाय सेल्फ मोटिवेशन रखिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें, तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट अपनी जो मोटिवेशन के लिए आप कुछ अच्छे फ्रेंड्स रखिए। एक फ्रेंड सर्कल आप लिमिटेड रखिए, बट अच्छे फ्रेंड रखिए। फैमिली के मेम्बर से बात करते रहिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए जब भी आप लो फील करें। कोई मूवी वगैरह आप कोई हॉबी रखिए, जब भी आपका पढ़ने का मूड नहीं हो या फिर लो फील कर रहे हो तो उस हॉबी के थ्रू आप टाइम पास कर सकें। क्योंकि एक दिन हो सकता है आपको लो फील हो रहा हो, बट नेक्स्ट डे आप जब सो के उठेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और आप, क्योंकि आप ये देखिए आपने क्यों इस तैयारी स्टार्ट की है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि मैंने क्यों तैयारी स्टार्ट की है। देश सेवा करनी है या फिर खुद का फ्यूचर का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, जो भी आपने जो रीज़न है, क्योंकि आपका रीज़न आपको पता है, तो वही रीज़न रखिए और उसको याद रखिए। वो आपको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके लिए होगा। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया, तो टाइम टेबल ये था कि प्री और मेंस में कितना टाइम बचा है अभी और मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट मेरे कितने तैयार है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग सब्जेक्ट को जो है टाइम डिसाइड कीजिए। और रिवीजन के साथ साथ रिवीजन का भी जो टाइम आप निकाल के रखिए, तो जो है आप साथ के साथ पढ़िए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, तो आप सिलेबस देखिए आपके सब्जेक्ट कितने आपने पढ़ रखे हैं, कितनों का रिवीजन बाकी है, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। ऑप्शनल को भी आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शनल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में स्पेशली, तो ऑप्शनल का भी ध्यान रखिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें, तो सबसे आपका जो मेन पर्पज़ है यूपीएससी एग्ज़ाम जो है निकालना, तो उसके लिए आप ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे मैथ्स में भी अच्छे आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में 300 प्लस आप जो है मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ये भी थोड़ा मैटर करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैं देखता हूँ कि एवरेज स्कोर आ रहे हैं या नहीं, स्पेशली अगर हिंदी लिटरेचर की बात करें तो 250-60 मार्क्स बहुत ईजीली आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और ध्यान रखें सिलेबस छोटा हो, रिवीजन करने में आसानी हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ के लिए रिसोर्सेज की बहुत बड़ी समस्या है, तो आप रिसोर्सेज की बजाय आप सिलेबस का ध्यान रखिए, थोड़ा इंटरेस्ट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट स्कोरिंग होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम में स्पेशली सोशलॉजी लेके
पार नहीं कर सकते, या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हिंदी मीडियम में बहुत कारगर नहीं है, तो आप उनसे बचने का प्रयास कीजिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें, ये आपका अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस देखिए, आप किस में आप कंफर्टेबल है। आप इंग्लिश मीडियम को चूज़ करने में जो है कंफर्टेबल है, यानी आपकी इंग्लिश कैसी है, ये आप अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात कीजिए, और आपका जो भी सर्कल है उसको दिखाइए, तो आप उसके अकॉर्डिंग मीडियम चूज़ करिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका मीडियम क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग इंग्लिश मीडियम के में फंस जाते हैं और फिर नहीं हो पाता, तो उस चीज़ से आप बचने की तैयारी कीजिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें, तो यूपीएससी की तैयारी में मैं तो यही कहूँगा, सोशल मीडिया से तो दूर ही रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम कई बार, आपने भी नोटिस किया होगा, मैं भी करता हूँ कि हमें ऐसे करना है यार, कोई चीज़ देखते हैं, कोई यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, चलो गूगल करके देखते हैं, तो जैसे ही फ़ोन उठाया, जिस काम के लिए फ़ोन उठाया उसको तो भूल जाते हैं और बाकी और चीज़ों में लग जाते हैं, तो और पता ही नहीं चलता घंटा आधा घंटा कब बीत जाता है। फिर फ़ोन दोबारा रख देते हैं, जब फिर पढ़ाई शुरू करते हैं तब याद आता है कि यार अच्छा, और यार वो चीज़ तो देखी नहीं, जिस चीज़ के लिए फ़ोन उठाया था वो काम तो किया ही नहीं। तो कोशिश कीजिए सोशल मीडिया का यूज़ करने से बचिए। यूट्यूब का आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में समस्या है तो आप ओनली आईएएस या फिर बाईजूस का जो न्यूज़ एनालिसिस वो करवाते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसको सुन सकते हैं। बस इतना आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा आप बचिए इस चीज़ से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन, एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोचिंग की बात कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप कोचिंग तो मैं सजेस्ट करता ही नहीं हूँ कि आप कोचिंग कीजिए, बट आप कोचिंग कर रहे हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अपने देखो एडवांटेज है। ऑनलाइन में फ़ीस आपकी जो है काफ़ी कम है, ऑफलाइन में ज़्यादा है, बट ऑफलाइन का जो है क्लास में आपके दोस्त बन सकते हैं, एक्सपोजर अच्छा होता है। ऑनलाइन में आपने भी नोटिस किया होगा 2-3 घंटे बैठ के क्लास देखना बहुत मुश्किल होता है, हर आधा घंटे में हम जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते, हर आधा घंटे में जो है पॉज करके देख सकते हैं, तो ये कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो किसी के लिए नुकसान। तो ये आप अपने कंफर्ट जो है जोन के हिसाब से देखिए। और मैं तो कहूँगा अगर ऑनलाइन ऑफलाइन में से, तो अगर मैं मेरा सजेस्ट करूँ तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे जो सेलेक्टेड लोग दिल्ली आके हो रहे हैं, साउथ से भी लोग हो रहे हैं, हर देश के हर कोने से जो है लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हो रहे हैं, और सब लोग दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी आप दिल्ली आए। ऑनलाइन आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, अगर आपको दिल्ली नहीं आना, या फिर आपका कोई गाइड करने वाला हो, या फिर जो ऑलरेडी यूपीएससी सेलेक्टेड हो, तो उनसे आप गाइड, अगर वो गाइड करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें, अगर आपको सिलेबस समझ नहीं आता तो आप बार बार जो है सिलेबस को चिपका लीजिए, बार बार सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस देख के फिर आप पीवाई क्यू देखिए, जैसे आपने जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ा उसके बाद पीवाई क्यू देखिए, और पीवाई क्यू देखिए। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, आपके पास नोट्स है, तो आप नोट्स को पढ़िए, फिर नोट्स, सिलेबस और पीवाई क्यू, इनको आप जो है एक तरीके से इंटीग्रेट करके देखिए, तो आपको सिलेबस डेफिनेटली समझ में आएगा। मैप समझ नहीं आते क्या करें, अगर आपको मैप समझ नहीं आते तो आप सबसे अच्छा तरीका जो मैं अपनाता हूँ कि आप गूगल मैप का यूज़ कीजिए। गूगल पे आप कोई भी आपको प्लेसेस देखना है, रिवर देखनी है, तो गूगल मैप आप करिए। उससे क्या है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक चीज़ें याद रहती है, क्योंकि जो जनरल अपने पास मैप होता है रूम पे, उससे बहुत ज़्यादा वो अपडेट नहीं होता, या फिर उसको देखने में मज़ा नहीं आता है, यार ये वही चीज़ें रिपीट है। तो आप गूगल करके जूम कर करके देखेंगे गूगल पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, उससे चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती है। ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स पढ़ना चाहिए टेक्स्ट बुक, तो मैं तो कहूँगा कि यूपीएससी में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कंटेंट, आपका नॉलेज कितना है, आपने कितना पढ़ा है, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा तो मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़िए, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं, आपको फेडरलिज्म पता है नहीं, अब आप किसी बुक से पढ़ लीजिए, नोट से पढ़ लीजिए, वो हर जगह आपको मिल जाएगा, और वो कंसेप्ट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है, ना कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। ओके, नोट्स कैसे बनाएं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 बार, जब तक आप जो बुक है, नोट्स है, उनको पढ़ नहीं ले, तब तक आप नोट्स नहीं बनाएं। 3 बार पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाइए, और जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो उनको फिर शॉर्ट करते जाइए, तो आप उस हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। और जब आपकी, अगर आपने 10-15 बार रिवीजन कर दिया है, तो आपके नोट्स ऐसे हो जाने चाहिए कि आप 10 से 15 घंटे में नोट्स का रिवीजन कर सकें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिवीजन कैसे करें, सो रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पर्सनल नोट्स होने चाहिए, और रिवीजन जितनी बार भी आप करें, ये देखिए कि आपका टाइम कम लग रहा हो, जो लास्ट टाइम आपका टाइम लगा था उससे टाइमिंग कम हो,
आप नोट्स को कंसाइज कर पा रहे हो। और रिवीजन आप जितनी बार करेंगे आपको जो बिटवीन द लाइन जो चीज़ है ना वो पता लगेगी। और प्रैक्टिस कीजिए साथ के साथ। अब जो प्रैक्टिस किए कुछ टॉपिक आपको लगता है कुछ डेटा फैक्ट, तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप रिवीजन करिए। और जो नई चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके साथ रिवीजन के लिए भी टाइम निकालिए। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो कि आप एक महीने से ज़्यादा उसका रिवीजन कर पाए। हर महीने हर सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन आपकी आंखों के सामने से निकल जाना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर हुआ है। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? पढ़ा हुआ याद रिवीजन से ही आप रख सकते हैं। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप रखिए। कुछ आप थीम सजेस्ट कर सकते हैं, थीम जो है आप उसको याद रख सकते हैं, है ना। तो PYQ का आप सहारा ले सकते हैं, कैसे याद रखें कि ये क्वेश्चन वहाँ से आ रखे हैं। रिवीजन बार बार कीजिए, जितनी बार रिवीजन करें उतना ही लंबे टाइम तक चीज़ें याद रखिए। पढ़ाई में मन कैसे लगाए? तो पढ़ाई में मन लगाने का तो एक तरीका है यार, आपका मोटिवेशन जो है हाई रहे, जो मोटिवेशन लो नहीं रहे और मोटिवेट रहे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन लगेगा। प्लान भी रखना चाहिए नहीं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और फैमिली बहुत लंबे टाइम तक आपको सपोर्ट नहीं करती, तो डेफिनेटली आपको प्लान भी रखना चाहिए। क्योंकि UPSC ऐसी एग्ज़ाम है, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। तो प्लान भी नहीं रखना एक मैं कहूँगा मूर्खता ही होगी। उससे अच्छा है कि आप प्लान भी रखिए। और बट प्लान भी आप UPSC की तैयारी के दौरान एग्जीक्यूट नहीं करें। आप UPSC को बहुत ही डेडिकेशन साथ जितना टाइम आपको देना है, जितने अटैम्प्ट आप डिसाइड कर रहे हैं वो दीजिए। जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 3 अटैम्प्ट बहुत ही सीरियसली आप दीजिए, और UPSC के अलावा उस दौरान कोई एग्ज़ाम मत दीजिए। प्लान भी दिमाग में रखिए, बट उसको उस तैयारी के दौरान आप एग्जीक्यूट मत करिए। अगर आपका नहीं होता है 2-3 अटैम्प्ट के बाद, अब आपका मन नहीं, तब आप उस प्लान बी पे जाइए। बट प्लान भी आपको एक, जब भी आप लो फील कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो आपको हेल्प करता है इस चीज़ में कि यार मेरे पास प्लान भी है, मैं कुछ और कर लूँगा अगर ये नहीं हुआ, तो आपको हेल्प करता है डेफिनेटली। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा, और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस थे। जैसे नॉर्मल बातचीत होती है, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कि जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि आपने NGO में काम किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। NGO में जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को आप पढ़ाते थे, क्या उनके टच में है? आप राजस्थान से झारखंड पढ़ने गए, आपकी जर्नी कैसी रही? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे और बहुत ही कॉमन मेरे आंसर्स थे। बट ये है कि आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आप आई कांटेक्ट कर सके मेंबर से, आप जो कहना चाह रहे हो उनको बहुत ही क्लियर वॉइस में उन तक पहुंचा सके, जो संदेश आप देना चाह रहे हैं, जो बातें आप कहना चाह रहे हैं, तो वो उनको आप बस बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बोल दीजिए। इतना ही करना होता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में ये ज़रूर होता है कि स्टार्टिंग में कि मॉक के माध्यम से ये पता लगता है यार 5 लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं, तो उसमें हेल्प मिलती है इंटरव्यू से। और इंटरव्यू में यही करना होता है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आप सरल और आसान भाषा में उनको बता दीजिए, तो आसान रहता है। यदि आपको फिर से UPSC देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? अगर मुझे मौका मिले तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भगवान ने अच्छा खासी रैंक दे दी है, तो मैं तो कहूँगा कि बस अच्छी, बस जो भी है। बट जो मिस्टेक्स, जैसे मुझे 4 साल लग गए, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी मैं जल्दी समझ लेता तो शायद और बेटर हो सकता था, या फिर 1 साल पहले हो जाता शायद, ये ज़रूर हो सकता है। बट ये है कि ये ऐसी प्रोसेस है, आपको इन्जॉय करना होता है, और आप टाइम टू टाइम इसको एंजॉय करिए। ये प्रोसेस को आप एंजॉय करिए और लगातार सीखने की कोशिश कीजिए, और अपनी गलतियों से आप सीखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही आप सफल होंगे। आपने UPSC में कौन सी गलतियाँ करी थी? एक जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है, मैंने पहले या दूसरा अटैम्प्ट की थी, कि मैं PYQ का मुझे पता नहीं था, PYQ मैं नहीं देखता था, तो ये गलती एक मैंने करी थी। दूसरी गलती जो मुझे लगता है कि मैं नोट्स को सॉर्ट करने में मैंने टाइम लगा दिया, रिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो रिवीजन आप करिए। और दूसरा है कि प्रैक्टिस, जनरली मैं पढ़ के काम चला लेता, आंसर राइटिंग नहीं करता था, तो आंसर राइटिंग आप करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और UPSC में जितना आंसर राइटिंग आप करोगे, आपको प्री में भी जो क्वेश्चंस में जहाँ कहते हैं ना एलिमिनेशन टेक्निक, तो उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि आंसर राइटिंग से आपकी जो चीज़ों को एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी वो डेवलप होती है, और उससे आपको ये होता है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है इनडायरेक्टली, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आपने UPSC क्यों सेलेक्ट किया? तो UPSC जैसे मैंने पहले भी कहा, चाइल्डहुड ड्रीम था, और बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा सपना था जो दिमाग में पल रहा था। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत जल्दी डिसीजन ले दिया। 1-2 महीने बाद ग्रेजुएशन होने के बाद मैं दिल्ली आ गया और मैंने तैयारी की। अगर मेरी तरफ से मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि यार यही कहूँगा, सेल्फ मोटिवेट रहिए
और ये तैयारी ऐसी है कि इसमें 2 से 3 साल आप डेडिकेट रहिए, पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। सो ये एक अच्छा तरीका है और आप इस प्रोसेस को आप एंजॉय कीजिए। इसमें जो जो आप सीख सकते हैं, जो सीखने को आपको मिल रहा है तो वो आप सीखिए और मोटिवेट रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको हेल्प करे इस तैयारी में, क्योंकि अच्छे दोस्त इस तैयारी में काफ़ी बार बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और अपना जो फ्रेंड सर्कल उसको शॉर्ट रखिए और जो नेगेटिव लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करे उनसे दूर रहिए। तो ये जो कुछ बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा। और अभी आप अगर आपने प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए और प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस रखिए। इंटरव्यू मेंस के बाद की बात है तो आप उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए और अपने सोर्सेज को लिमिट रखिए, बहुत ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा मत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्री और मेंस दोनों के लिए जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने रिप्लाई किए हैं और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मिनट आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख के मैं बता सकूँ। सो अब मैं कुछ लाइव क्वेश्चंस लूँगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। प्री की क्या अप्रोच हो। सो प्री के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने नोट्स रखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप रखिए, स्पेशली जो करंट के सब्जेक्ट है, प्लस पीवाईक्यू आप देखिए। पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे से करिए, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के इसका क्या आंसर है उस तक लिमिट मत रखिए। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर एक टॉपिक है वो बहुत बार पूछा गया है। इन्वायरमेंट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडा वन है उसको काफ़ी बार पूछ रखा है। पॉलिटी में फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, ये बहुत ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को जो है ज़्यादा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं ना, तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से अगर शादी करना चाहते हैं तो वो आपका कौन सा आर्टिकल है, कौन सा जो फंडामेंटल राइट है आपका। फिर एक आया था राइट टू प्राइवेसी, कौन से केस में पूछा था राइट टू प्राइवेसी, कौन से आर्टिकल में। तो इस टाइप की क्वेश्चन आप थीम पकड़ने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर मंथली मैगजीन कौन सा अच्छा है। विजन आईएएस का मैगजीन मैंने अभी कहा है तो वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत कंप्लीट जो है काफ़ी बहुत अच्छा खासा मटेरियल होता है और 150-250 वर्ड मेंस में लिखने के लिए और प्री के लिए भी उसमें मटेरियल अच्छा होता है। अच्छा, मेंस में बाउंसर क्वेश्चन कैसे टैकल करें। तो मेंस में ऐसा कुछ बाउंसर ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको पता होता है। ये जैसे S-400 के बारे में उन्होंने पूछ लिया था, तो S-400 क्या है, ये इंडिया कहाँ से ले रहा है, रसिया, इसकी लिमिट क्या है। जो भी आपके पास 4-5 जो इन्फॉर्मेशन है आप उसी को एक्सप्लेन करके लिखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, इंडिया लेता है, चाइना को कैसे टैकल करेगा, हम अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनको कैसे बैलेंस करेगा। तो ऐसे आप अगर ऐसे जो बाउंसर होते हैं ना उनमें आपके कंसेप्ट है तो ठीक है, बाकी आप उसमें क्या फ़ायदे नुकसान पक्ष विपक्ष ऐसे करके उसको लाग लपेट कर दीजिए और 150 से 250 वर्ड आप लिख दीजिए तो एवरेज नंबर आपको मिल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में एवरेज नंबर ही लेना होता है। हिंदी मीडियम इकोनॉमी कहाँ से करें, मृणाल इम्पोर्टेंट है क्या। यार मैंने मृणाल नहीं किया, मैंने स्पेशली कोचिंग की थी, AK अरुण सर के नोट्स थे मेरे पास। और आप कहीं से भी करिए, देखो इकोनॉमी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे मनी मल्टीप्लायर क्या होता है तो आप कहीं से ही पढ़ लीजिए वो तो सेम ही रहेगा। तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए और PYQ के माध्यम से थीम पकड़िए, जैसे CPI, WPI, है ना, GDP, ये सब चीज़ ऐसी बहुत ज़्यादा पूछते हैं इनको, तो आप उनको ध्यान रखिए। इनमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो करंट से उसको अपडेट करिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं क्या। देखो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप ग्रेजुएशन में जो आपको करना है आप अच्छे से ग्रेजुएशन कीजिए अपनी और कॉलेज लाइफ का एंजॉय करिए। अगर आपको UPSC करना है तो आप, क्योंकि UPSC में 21 साल मिनिमम एज है, तो आप 2 या 3 साल में हो जाएगा जनरली। तो 25 साल तक आप ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह आप कोशिश करिए कि ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे और कहाँ से करें, चर्चा कीजिए। हिंदी साहित्य के लिए मैंने पहले भी कहा कि दृष्टि के नोट्स जो विकास सर के नोट्स है वो सफिशिएंट है, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, PYQ देखिए और PYQ कैसे रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप से जो UPSC पैटर्न पूछ रहा है
तो उन सब चीज़ को आप देखिए तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। पॉलिटी की एनसीईआरटी की बुक लिस्ट है क्या? देखो एनसीईआरटी पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट ऐसे सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है। उसके अलावा आपके जो करंट से आप लिंक कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो मैटर करती है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपके हर अटेम्प्ट में प्री में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए नंबर? प्री में जनरली आप देखिए कि जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि 3 क्वेश्चन आप गलत करिए और 1 सही करिए तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। तो ये चीज़ हमें बताती है आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन में से एक भी एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। मेरे जो अटैम्प्ट है तो उनमें मैंने 85 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, 85 प्लस माइनस 4 5, 85 टू 90 के बीच एक बहुत ही स्टैंडर्ड माना जाता है। बट आप मॉक टेस्ट जब देंगे, आपके किस रेंज में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आप पेपर देख के भी फाइनल एग्ज़ाम में भी ये चीज़ डिसाइड करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से बाउंसर होते हैं तो उनको आप स्पेशली प्री में तो आप छोड़ सकते हैं, और 85 टू 90 क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा जो है एवरेज रहता है। अगर मेरी टेलीग्राम आईडी कुछ लोग पूछ रहे हैं तो मैं टेलीग्राम आईडी बिल्कुल है मेरी, आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, भरत जयप्रकाश AIR85, या फिर भरत 22 IAS नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने कुछ डाल रखे हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरे नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ मैं कुछ जो भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है तैयारी के हिसाब से तो वो मैं डालता हूँ। इन जो आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अभी, इन्होंने भी जो इंस्टाग्राम आईडी टैग कर रखे, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और उससे देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सीसेट की तैयारी कैसे करें? क्योंकि अगर ह्यूमैनिटीज़ लिए होते तो दिक्कत नहीं होती। देखो मीडियम आपका कोई भी हो, सीसेट मैंने पहले भी कहा है, आप मैथ, रीजनिंग और पैसेजेस, ये 3 जो है पिलर है सीसेट पेपर के, और आप तीनों पिलर जो है पढ़िए, आप तीनों पिलर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। और तीनों पिलर में हमेशा इतने इजी क्वेश्चंस रहते हैं तीनों को मिला के कि आप 27 क्वेश्चन तो आप कट पिट के कर ही सकते हैं। बट ये है कि आप जब भी 2 चीज़ के भरोसे जाएंगे, मैथ या रीजनिंग के या फिर पैसेज रीजनिंग के भरोसे, तो दिक्कत होती है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मैथ ईजी आए और पैसेज और रीजनिंग टफ आई हो, तो एक बड़ी समस्या है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स और रीजनिंग की, इसी सेट की, तो एक बेस्ट तरीका वही है। सिर्फ NCERT और स्पेसिफिक बुक कर ले तो प्री निकल जाएगा, या कुछ और भी करे? चॉइस है तो प्री में क्या नया करें? कुछ नया नहीं करना है प्री के लिए। आप NCERT या फिर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एट द एंड ये एकमात्र चीज़ जो मैटर करिए। बुक लिस्ट बताइए सर, तो बुक लिस्ट थोड़ी लंबी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टा पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। टेलीग्राम आईडी मैंने अभी आपको बताइए, भरत 22 IAS, या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। पब्लिक चैनल बना हुआ है भरत जयप्रकाश AIR85, तो आप उसको जो वहाँ से देख सकते हैं। सर NCERT पर कमांड कैसे बनाए? वही यार, NCERT देखिए आप पढ़िए और रिवीजन कीजिए, और ये देखिए कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ रही है या नहीं। सी सेट है तो कहाँ से पढ़े, सोर्सेज क्या होने चाहिए सी सेट के? तो सी सेट का कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड बुक तो आती नहीं है, अलग अलग सजेस्ट करते हैं। बट क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का, तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई, और मैंने PYQ जो है देखे, और वहाँ से मुझे थीम पता चली कि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया। बट अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ तो आप मैथ्स और रीजनिंग के बहुत लिमिटेड टॉपिक्स अगर इस साल के जो सी सेट को हटा दे, अगर इस साल के भी इंक्लूड कर दे, तो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स जो बार बार UPSC पूछती है, तो आप उस 30 40 50 जो टॉपिक है उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। सर विजन IAS मंथली मैगजीन के लैपटॉप में PDF से स्टडी करना बेटर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे। आप लैपटॉप में आपके पास PDF हो या फिर आप मार्केट से ख़रीद के ला सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल करे आप बिल्कुल करिए। सर NCERT के नोट्स कैसे बनाएं? आप NCERT के नोट्स बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, आप बार बार रिवीजन कीजिए, और NCERT में ऊपर जो स्पेस होता है पेजेस के ऊपर, तो आप उसमें कुछ नोट्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे रिवीजन में आपको हेल्प मिले। सर मेंस के नोट्स कैसे बनाएं? मेंस के नोट्स आप रिवीजन कीजिए, और बार बार रिवीजन करने के बाद आप जो है नोट्स बनाइए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी इसके बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर चर्चा कर रखी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिर ये तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है या नहीं? हाँ तो कहाँ से?
मैंने विजन आईएएस की जो प्री की टेस्ट सीरीज फॉलो की थी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और डेफिनेटली प्री के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता लगता है कितने क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने चाहिए, है ना, कितना मेरा स्कोर है, मैं कहाँ पे मैं जो है स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आइडिया आपको वहीं से लगती है। सर मैप रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करें? तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो करंट में जो टॉपिक्स है, करंट में जो प्लेसेस है, उनको आप देख सकते हैं। बाकी जो भी, जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध 1-1.5 साल से चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन का इस बार क्वेश्चन आया, तो यूक्रेन को कौन कौन से देश टच कर रहे हैं, यूक्रेन में कौन कौन सी रिवर है, कौन कौन से माउंटेन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, इस टाइप से आप तैयार कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी मीडियम में शुरुआत कैसे करें? शुरुआत के लिए आप देख लीजिए कि कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए आप एक तो लिमिटेड बुक्स जो है रिसोर्सेज रखिए, और जो भी बुक्स रिसोर्सेज आप पढ़े उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए बार बार, और 2 या 3 बार रिवीजन करने के बाद अपने नोट्स बनाइए। तो 12 मुश्किल से 1 सवा साल में आपकी तैयारी इजीली हो जाएगी। सी सेट सोर्सेज, सी सेट का यार मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया, सच बताऊँ तो मैंने पी वाई क्यू को ही फॉलो किया था। तो वहाँ से जो भी टॉपिक है, आपको अगर कोई बुक मिल जाए मार्केट में अच्छी, तो आप कोशिश करिए। अगर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे किसी दोस्त से या फिर जहाँ से भी मैं कुछ कोई बुक आपको सजेस्ट कर सकूँ, तो मैं कोशिश करूँगा इसके लिए। बट ऐसा अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई सजेस्ट करने के लिए बुक है नहीं कि आपको मैं सजेस्ट कर सकूँ। सी सेट टफ हो गया है हिंदी मीडियम के लिए? डेफिनेटली हिंदी मीडियम के लिए नहीं, बल्कि इंग्लिश मीडियम सबके लिए जो है सी सेट टफ हो गया है। क्योंकि सी सेट में इस बार पता ही नहीं लग रहा कि मैथ्स के क्वेश्चन कौन से, रीजनिंग के क्वेश्चन कौन से हैं, और पैसेजेस भी टफ आए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करें, और जीएस की तरह साल भर पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि जनरली जो समस्या है कि हम एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले सी सेट स्टार्ट करते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब उस जो स्ट्रेटेजी और कारगर है नहीं, तो उसकी बजाय आप शुरू से ही जीएस के साथ साथ जो है सी सेट को भी पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विजन का मैगजीन फ्लिपकार्ट से? फ्लिपकार्ट का मुझे पता नहीं है, बट विजन की साइट पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको लैपटॉप, या फिर आप उसका प्रिंट करा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर प्री के बाद अगर आंसर राइटिंग देखिए, आप हर सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट है तो उनका आप कोशिश करिए पहले दिन से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और जो जिनमें करंट अफेयर्स है, स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप शुरू से ही कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप स्टैटिक पोर्शन होने के बाद आप करंट का रिविज़न करिए, उसके बाद लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिस्ट्री के लिए ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी, कुछ लोग ओल्ड भी सजेस्ट करते हैं, बट मैं तो यही कहूँगा कि न्यू एनसीईआरटी भी सफिशेंट है, मेरा ये मानना है। मैंने न्यू ही पढ़ी है, और जब भी मैंने देखी न्यू ही एनसीईआरटी देखी है, क्योंकि सरकार ने उसको अपडेट किया तो कोई तो रीज़न रहा होगा ना। तो आप न्यू एनसीईआरटी करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, मैंने फॉरेस्ट सर्विस नहीं दिया था, तो आप मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी। आपके जो भी डाउट्स है, मैंने कोशिश की है कि आप सबको जो है, आपके जो भी डाउट्स थे, आपको जो भी हेल्प थी मैं कर सकूं। और बाकी टेलीग्राम इंस्टा आईडी के माध्यम से आप मुझे जुड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से कोशिश रहेगी, ये वीडियो जब लाइव एंड हो जाएगा, तो इस यूट्यूब पर जब ये वीडियो जाएगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम इंस्टा आईडी और ट्विटर आईडी जो भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपको, जिससे कि आप आगे भी मुझे फॉलो कर सकें। सो थैंक यू so much, and best of the luck.